पेज 692। सिक्स 92 जी। नॉन करंट एसेट्स में क्या आ रहा है? पीपी। अब मेरे पास रीडिंग टाइम नहीं है असल में, 15-20 मिनट खत्म करना है। अच्छा, और क्या आ रहा है? पेटेंट्स। एक दो लाइनें छोड़ दीजिएगा। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें तरतीब वैसे ये होती है, इन्वेंट्री, ट्रेड, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, वो आ रहे हैं, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, और कैश एडवांस। और इक्विटी में शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज। एक दो लाइनें छोड़ दें। करंट लाइबिलिटीज जी, एक 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 लाइन छोड़ दें, एक दो। हाँ, ट्रेड एंड अदर पेबल्स इधर आते हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, लेकिन सवाल में शायद ट्रेड पेबल्स हों। और एक्रूवल्स एंड प्रोविजंस फिर इसी में डाल दीजिएगा। एक्रूवल्स एंड प्रोविजंस, ये प्रोविजंस असल में अलग हैं, IAS 37 वाली अलग शो कर सकते हैं, लेकिन एक्रूवल्स तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स में डालें, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में डालें, बेहतर यही है जी। ट्रेड एंड अदर पेबल्स और टैक्सेशन, करंट टैक्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, मिसाल के तौर पर। चलिए नोट करें। नॉन करंट में एक दो लाइनें छोड़ दीजिएगा, करंट में एक दो लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, हर जगह दो दो लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ दें जो मैंने लिखा है उससे। कर लिया नो? क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड डैमेज गुड्स। अब ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है बेसिकली, आरी सब क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन इसमें गलतियां हो सकते हैं ट्रायल में। क्लोजिंग स्टॉक इज 3 मिलियन, कॉस्ट विच कैन बी सोल्ड फॉर 2.5, लेकिन पड़ा 3 पे है, सोल्ड फॉर 2.5 आफ्टर इंक्रिंग रिपेयर कॉस्ट ऑफ 0.4। अब बड़े हो गए हैं, बस अभी कैलकुलेशन पेपर में तो करनी है मुझे पता, लेकिन मुझे ज़बानी बता दें। 2.5 का स्टॉक है और 0.4 की रीपैकिंग होगी, तो फिर NRV क्या बनी? 2.1, और स्टॉक कॉस्ट 3 और 2.1 में से लोअर 2.1, तो NRV लॉस बता दें कितने? तो एंट्री बता दें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री लिख लें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। चलें जी, पोस्ट करा दें। मेरे हाथ में नहीं है अब P&L, क्या करूं? RE डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, RE डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितना? RE डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। चलें जी, अगली एडजस्टमेंट।
नेक्स्ट, एक काम छोटा सा करते रहे, वर्किंग वन, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। ये फिर मैं बता दूंगा क्यों। वैसे आरी भी वही चीज होती है वैसे। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, कितने से? 0.9 से। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके, आगे। An impairment test was performed on 31 दिसंबर 14। फेयर वैल्यू इन यूज ऑफ पेटेंट्स माइनस कॉस्ट टू सेल तो दी नहीं, बस फेयर वैल्यू इज 25 एंड वैल्यू इन यूज इज 27। दोनों में से हायर क्या है, वैल्यू इन यूज और 27 को कंपेयर करें कैरिंग अमाउंट से 28, तो कैरिंग अमाउंट इज 28, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ बोथ, तो 28 और 27, 1 का क्या आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पेटेंट क्रेडिट, कितने से? 1 से। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट पेटेंट क्रेडिट। चलें जी, एंट्री बताएं। आरई डेबिट और पेटेंट क्रेडिट। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट साथ साथ बताते रहे। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इम्पेयरमेंट लॉस बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा। इम्पेयरमेंट लॉस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऊपर प्रॉफिट का लॉस लिखा हुआ है, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट। जैसे एस प्रॉफिट में नहीं ले जाते थे वर्किंग 5 में कंसोलिडेशन में चीजें, उसी तरह साथ साथ जरा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखते रहे। टैक्स लाइबिलिटी इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑफ 12। टैक्स लाइबिलिटी इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 12। तो ये टैक्स लाइबिलिटी है ना, टैक्स लाइबिलिटी 215। एक दफा इस तरह आया था सवाल, पता नहीं कैश बैंक ओवरड्राफ्ट में पड़ा हुआ था। टैक्स लाइबिलिटी है यानी 215 इज अ लायबिलिटी। इट इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, इट इज नेट ऑफ एसेट कितना? 12। सो व्हाट इज लायबिलिटी? 227। इस तरह इस एडजस्टमेंट को किया करते हैं असल में। अच्छा, अब मुझे दोनों के अलग अलग नाम बता दें, मैंने नेट से नहीं खेलना, मुझे दोनों के अलग अलग नाम बता दें। इसका नाम CTP और इसका नाम DTA। इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स ना, तो बाकी करंट टैक्स है। समझे ना बात को, टैक्स है ये, नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स है, तो बाकी कौन सा टैक्स है फिर? करंट। ठीक है, बैलेंस शीट में तो दोनों जाते हैं, करंट टैक्स भी डेफर्ड टैक्स। अब ये इनके नाम लिख लें दोनों के जरा खूबसूरत से। लेकिन CTP का नाम बैलेंस शीट के फेस पे आपने डाला करना है प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, वर्किंग नंबर 2। चलें, अब मुझे बता दें लाइबिलिटी कितनी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 227। सेफ गार्ड वाला सवाल किया था जिसमें IFRS 8 भी था फाइनल अकाउंट के साथ, उसमें लिखा हुआ था बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश, पता नहीं इस तरह में लाइन थी जी। अब बता दें CTP कितना बने? 220 और डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट इसको जरा अंदर लिख लें इस वजह से। ये दोनों अलग अलग हो गए, अब जुदा जुदा हो गए। आगे चले जी, वो मैं आता हूं उसके।
नो इट विल नॉट हिट वर्किंग वन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, क्योंकि ये एसेट लायबिलिटी टाइप चीजें हैं। On यकम जनवरी 14 एसएल acquired 5 vehicles costing 8.5 million। भाई acquired vehicles की कॉस्ट नहीं देखी जाती क्योंकि ये लेसी का सवाल है। acquired on lease तो फिर कॉस्ट इग्नोर करें। As per the lease agreement 4 installments of 2.5 on advance on यकम जनवरी। हमारे साथ लीज शुरू हो रही है। The market interest is 40. While preparing draft financial statement, installment is wrongly recorded as an expense. Installment expenses में चली गई है। SL depreciates its vehicle over a period of 5 years using the straight line method. तो SL अपनी vehicles को depreciate करती है straight line method पे 5 years। आप बताएं depreciate हम 5 years पे करेंगे या depreciate 4 years पे करेंगे? लेसी के केस में डेप्रिसिएशन के रूल जरा रिवाइज करें। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो तो यूजफुल लाइफ पे, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। इस सवाल के अंदर जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर होने का जिक्र नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो इसलिए हम डेप्रिशिएट किसके ऊपर करेंगे? शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। तो यूजफुल लाइफ आप कह सकते हैं 5 years, लेकिन लीज टर्म 4 years है, तो इन दोनों में से शॉर्टर 4 है। जी पीवी 2.5 प्लस 2.5 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय एडवांस का सवाल है इसलिए पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 0 होगा। डिप्रिसिएशन जी ROU किस पे जाएगा? 8.3 माइनस 2.1। नॉन करंट एसेट। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कितना जितना भी आए LL हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। करंट पोर्शन 1.7, नॉन करंट 4.1। करंट पोर्शन जी 1 पॉइंट वर्किंग नंबर 3।
इंटरेस्ट पेबल जाने नहीं जाना, एडवांस का सवाल है, जाएगा। इंटरेस्ट पेबल जी कितना 0.8। फिंगर थंब अप्रोच पे नहीं हुआ इसलिए पेएबल है। 31 नंबर 14 को पे नहीं हो सका इसलिए पेएबल है। तो इधर लाइन नहीं लगानी होती, इधर फिंगर थंब अप्रोच लगानी होती है। तो पेएबल जी इंटरेस्ट पेएबल कितना 0.8। अच्छा ये तो बैलेंस शीट बन गई ना। बैलेंस शीट में जाता है आरओयू एलएल और इंटरेस्ट पेएबल जाता है। पीएनएल में क्या जाएगा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। लेकिन पीएनएल तो मैं बना नहीं रहा, मेरे हाथ में क्या है आ रही। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करवाएं माइनस 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 0 पॉइंट, ये दोनों फिगर्स कहां से आई हैं बोलें। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने से आरी, हम आरी से क्यों खेल रहे हैं क्योंकि लिख लें पास पेपर क्वेश्चन 18 के अंदर भी खेला था आरी से। लिखें क्वेश्चन 13 पास पेपर क्वेश्चन 18 में भी आरी से खेला था, क्योंकि पी एंड एल नहीं था ना, तो फिर जोर आरी भी निकाल सकते हैं। उनके पास पेपर क्वेश्चन 18 में भी लिखें यही किया था। ओके और कुछ क्या इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट तो मैं करता हूं, और कुछ बैलेंस शीट के फेस पे। भाई अभी आपने ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड की है, अब रॉन्ग रेक्टिफाई कर दें। ओरिजिनल रिकॉर्ड कर ली है, रॉन्ग को उल्टा दें। ये आसान तरीका होता है। एक तरीका है ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाई करने का, एक है ओरिजिनल को डाल दो और रॉन्ग को। उसने जरा सुनिएगा सारे, उसने आरओयू डेबिट एलएल क्रेडिट, एलएल डेबिट, उसने आरओयू डेबिट एलएल क्रेडिट, एलएल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट। इन चार की जगह उसने एक एंट्री की है रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो उसने इन चार की जगह सिर्फ एक एंट्री की है। पढ़ लें जरा, पढ़ लें, गलती देखें उसने क्या एंट्री की है। द इंस्टॉलमेंट वॉज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। सर आपको कैसे पता चला आरओयू एलएल उसने रिकॉर्ड नहीं किया? भाई बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आ रहा, बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आ रहा। और वाजे बैलेंस शीट कह रहा है कि पेमेंट की एंट्री नहीं भूला मैं, इंस्टॉलमेंट पेड इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। बस ये तो अकाउंटिंग है ही नहीं लीज की कि इंस्टॉलमेंट को एक्सपेंस में डाल दो। उसमें तो आरओयू रिकॉर्ड किए जाते हैं, एलएल रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया इसने। मुझे कैसे पता चला आरओयू एलएल रिकॉर्ड नहीं किया? बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहे। मुझे कैसे पता चला उसने गलत एंट्री क्या की है? द इंस्टॉलमेंट वॉज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। अब इस एंट्री को उल्टाएं, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट वाले को उल्टाएं, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट वाले को। ओ आरी को तो छोड़ें, वैसे एंट्री उल्टाएं, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट वाली एंट्री को रेंट क्रेडिट और कैश डेबिट। लेकिन कैश डेबिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैश कैश कट जाते हैं आपस में। ऐसी आप जो है ना, अगर टाइम जाया करवाने, कैश को करने की जरूरत नहीं है, बस रेंट के अकाउंट को उल्टा दें आप। रेंट क्रेडिट, रेंट क्रेडिट। अच्छा इसमें ना हम एंट्री से चलते भी नहीं लीज में, क्योंकि फिर एलएल को संभालना मुश्किल हो जाता है। एलएल वर्किंग से ही अच्छा निकलता है, एलएल एंट्री से नहीं संभाला जाता। एलएल फिर करंट नॉन करंट अलग करना मुश्किल हो जाता है अगर एंट्री से चले, तो इसलिए हम लीज में एंट्री से नहीं चलते।
लीज में बट डायरेक्ट हम टी वो बनाते हैं वर्किंग और वर्किंग को पोस्ट कर देते हैं। लीज में एंट्रीज से अगर बैलेंस शीट पी एंड एल बनाए तो बहुत टाइम लग जाता है। ये देखें ना, ये एंट्रीज होनी चाहिए थी, आरओयू डेबिट एल एल क्रेडिट, एल एल डेबिट बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट और डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और इसकी जगह एक ही एंट्री हुई रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 2.5 से, तो ये तो इससे कट गया ना, बैंक क्रेडिट हो गया और होना भी चाहिए था। अब क्या करें, सिर्फ नाउ वी विल रिवर्स द रॉन्ग को उल्टा दें। रेंट डेबिट हो चुका है, रेंट को क्या करें, रेंट क्रेडिट करना एक खुशी की बात है, रेंट क्रेडिट करना एक खुशी की बात है, खुशी को आरी में डाल दें, जमा 2.5। अब देखें हुआ क्या, इधर देखें, इंटरेस्ट और डेप्शन रिकॉर्ड करके रेंट को पी एंड एल से उल्टा दिया, ये हुआ। करें जरा प्लस 2.5, डन। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स बता दें, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या क्या बढ़ रहा है, ओरिजिनल रिकॉर्ड कराएं पहले, ओरिजिनल क्या क्या बढ़ है और क्या कम हो रहे जो उसने गलती से रिकॉर्ड कर दिया, बताएं जी। एक मिनट, डेप्शन बढ़ने से प्रॉफिट, इंटरेस्ट बढ़ने से और खर्चे उसने रिकॉर्ड कर दिए हुए थे। द इंस्टॉलमेंट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, इंस्टॉलमेंट इज नेवर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कम तो खुशी, और हमने आरी में वैसे भी जमा ही किया है। चलें ये आखिरी एडजस्टमेंट, प्रोविजन को 3 से 5 पे लेके जाना है, फिगर निकालें 2% कितनी बनती है। पहले बता दें गम में खुशी है, गम में प्रोविजन को 3 से, इसका मतलब 3 पे पड़ी भी है, उसको 5 पे लेके जाना है। हाँ जी बताएं भाई, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये 97% है। अगर डेटर में से प्रोविजन अलग से माइनस होती हुई नजर नहीं आ रही और वो कह रहे मैंने 3% रिकॉर्ड कर दी हुई है, तो डेटर किस पे पड़े हैं भाई, पेटेंट भी तो नेट पे पड़ा है, इसकी भी कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन नजर नहीं आ रही, पीपी भी तो नेट पे पड़ा है, इसकी कम्युलेटेड नजर नहीं आ रही, तो डेटर कैसे मुझे पता चला नेट पे पड़ा हुआ है, प्रोविजन का अकाउंट अलग से नजर नहीं आ रहा। कई कई पास पेपर के क्वेश्चन थे उनमें नजर आ रहा होता था, पास पेपर क्वेश्चन 10 की 1-2 दिन पहले उसमें नजर आ रहा था प्रोविजन का अकाउंट, इसमें प्रोविजन का अकाउंट नजर नहीं आ रहा, तो डेटर किस पे पड़े हैं भाई, सिर्फ डेटर नहीं, इसके साथ भी नेट लिखें, इसमें भी कम्युलेशन नेट हुई भी है, पेटेंट भी अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन नेट हुई भी है, और डेटर भी किस पे पड़े हुए हैं। अब ये 97 पे हैं तो 95 पे ले जाओ, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, या डिवाइडेड बाय 97 इंटू 2 भी कोई कुछ चल जाएगा, मुझे लग रहा है चल जाएगा, लेकिन इतना टेक्निकल ना करें। 97 को 95 पे ले जाएं, 97 को क्यों 95 पे ले जाएं, अगर बहुत ज्यादा आप फारग है ना, यानी बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, तो फिर तो बहुत लंबा काम हो सकता है कि डेटर को लेके जाने 95 पे और पड़ा है 97 पे, तो डेटर हैं कितने, बोंगी मार के 630 डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 100, पहले 100 निकाला, फिर 100 को इधर लिया, टैक्सी क्लास नहीं हो रही, 100 को इधर लिया, फिर 5% माइनस करके, फिर ये तो बहुत लंबा काम है, 100 पे ना लेके जाए मेरे ख्याल से। कितने पे पड़े हैं, कितने पे ले जाएं, तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2%, खुद ही आ जाएगा 2%।
कुछ समझ आई थोड़ी थोड़ी? असल में मैंने क्या निकालना है, मैंने ये निकालना है कि प्रोविजन कितने से बढ़ रही है। ये भी तो एक ही बात है। बताएं जी, अब वर्किंग नंबर 4। मेरे ख्याल से इस तरह कर लें, 630 पड़ा है तो बताओ 95 कितने? 61। अब नीचे कर लें 630 वर्सेस 617। जी जवाब 13 का लॉस। 630 का 2% नहीं ले सकते। 630 का 2% लेने का पता क्या मतलब है कि 630 ये है, इसका 2 तो बहुत ही कोई गलत फिगर आनी है। 6 वही आ रही है, नहीं वो और ये कितनी आ रही है? एग्जैक्ट 13 नहीं। 630 का 2% तो नहीं मुझे समझ आ रहा। वो करीब करीब राउंड होके हो गया होगा, लेकिन ये नहीं, ये गलत है कॉन्सेप्ट। 630 का यानी कि आप 97 का 2% ले रहे हैं, तो 97 का 2% 2 आ ही नहीं सकता। ये तो अजीब सी कोई फिगर है। 97 का 2% आप लोग ले रहे हैं भाई, लंबी बात कर लें फिर। 630 का कभी भी नहीं आ सकता 2%। 630 किस पे पड़ा है? मुझे किस पे चाहिए? 100 पे। तो जवाब क्या आ गया? 640। तो बेसिकली ये अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है 649 और ये 630। लंबा काम अब डाल दिया आप लोगों ने। ये परसेंटेज में है और ये रुपीज में। ये 19। अब इधर आए, 649 को ले लें, कोई मसला नहीं। 649 को ले लें। 649 का 5% 32.45। जवाब बस जाने दे। जवाब को क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस बताएं, 32.5 और 19 का 13। ठीक है, इस तरह चलना है तो चल लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कीप इट सिंपल। डेटर किस पे पड़े हैं? 90। किस पे ले जाओ? 95 पे। तो 13 का क्या आ गया? लॉस। एंट्री बताएं। बेडेड एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट या प्रोविजन क्रेडिट, जो भी समझ लें। डेटर क्रेडिट करते हैं क्योंकि प्रोविजन का अकाउंट तो हमारे सामने है नहीं। बेडेड एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। बेडेड एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन या डेटर क्रेडिट। डेटर्स को कम कर दें, ये रिटर्न ऑफ नहीं है, ये प्रोविजन है, ये P&L में जाएगी। जी कितने से? 13। कराएं जी एंट्री। अगली सवारियां आ गई हैं, लेकिन हम तसल्ली से चलें, कोई नहीं, इनको थोड़ा अच्छे बच्चे इंतजार कर लेते हैं। ये भी पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर बात है, रॉयल्टी की टेंशन याद करें। बेड एक्सपेंस, बेड एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट -13 बेडेड एक्सपेंस डेबिट और डेटर -13। डन। ओके उधर ले जाता हूँ, लेकिन आराम से। -13। ओके अच्छा जी। ये एंट्री कर लेने के बाद, ये जिनको नजर नहीं आई, ये की है आरी कम कर दी है और डेटर कम कर दी है, इससे प्रोविजन बढ़ गई है और प्रॉफिट पे इंपैक्ट। जी 13 से एक्सपेंस बढ़ाए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। टैक्स इज 34%, द रेट इज करेक्टली अप्लाइड एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट। ऊपर वाली एडजस्टमेंट का टैक्स इफेक्ट भी निकाल लें, वो भी कहते हैं अभी सही नहीं निकला। ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स का क्या निकालें? टैक्स इफेक्ट। ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स ने प्रॉफिट को कितना हिट मारा है? ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स ने प्रॉफिट को कितना हिट मारा है? लगे नहीं पागलों, लगे नहीं, जल्दी जल्दी। ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स ने प्रॉफिट को कितना हिट मारा है? टैक्स वाली क्लास वाले जल्दी कर देंगे, ये लोग नहीं, अभी आप लोग तो रनिंग में हैं, ये बूढ़े हो गए हैं अब। अच्छा आप लोगों ने फिर
इस लेस के साथ माइनस लिखा हुआ कैलकुलेटर पे और इसके साथ ये, तो जवाब आ रहा है 15.3। प्रॉफिट कम होने से टैक्स, बोंगी ना मारिएगा, टैक्स वाले बैठे हैं, इज्जत अपनी। प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम हो जाता है। टैक्स कम कितने से होगा? 15.3 इंटू 34%। जी हाँ जी 5.2। अच्छा, इस सवाल में उस तरह तो नहीं टैक्स निकल सकता था ना, करंट टैक्स की वर्किंग, अकाउंटिंग प्रॉफिट वगैरह नहीं दिए हुए, और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा भी, तो फिर एरर से खेलना पड़ा। इसने कहा सारी चीजें हो गई हैं, बस ये मसला है। अब टैक्स कम करने की जर्नल एंट्री करवा दें और छुट्टी। टैक्स कम करने की जर्नल एंट्री करवा दें। ये एक बहस है कि करंट में लेके जाना है या डेफर्ड में लेके जाना है। ये आप लोग डेफर्ड में लेके जाइएगा। ये अब आपके लेवल पे बहस खत्म हो गई हुई है, क्योंकि जब IS 8 और ये सारा इकट्ठा होता था फिर ये बहस होती थी। अभी डेफर्ड में ले जाएं, छोड़े परे, बस इस जर्नल एंट्री को डेफर्ड में ले जाएं, करवाएं जी एंट्री। टैक्स कम होने की एंट्री, टैक्स बढ़ने की एंट्री होती थी DT डेबिट, DTL क्रेडिट। इसकी क्या एंट्री होगी? DTA डेबिट कितने से? 5.4। ये आखिरी एंट्री है, इसको पोस्ट कर दें। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, भी पिछली सवारियां उतर नहीं रही जी। बस आप बाहर रहे, उनको बता देंगे। भाई अब एक लंबी बहस है, फिर किसी दिन कर लेते हैं। कोई करंट टैक्स में ले जाएगा, कोई एक आधा नंबर उसका कट जाएगा, लेकिन इस बहस को इस वक्त मैं करना नहीं चाह रहा, लंबी बात है। या IS 8 और वो जब इकट्ठा होता था तब कभी ये बहस होती थी। कर लेंगे, चलें, टाइम नहीं ज़्यादा दी, कर लेंगे। फिलहाल टैक्स कम करने की एंट्री बता दें, चाहे करंट में लेके जाएं, डेफर्ड में लेके जाएं, वो आपकी मर्जी है। कम करने की एंट्री बता दें, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। क्रेडिट ये बड़े भाई समझो, FR2 वाले हैं ये। अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट करें जी, करें जी। डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट कितने से? और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या करना है? एक्सपेंस आरी में लेके जा सकते हैं, और क्या करें? एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितने से? कम 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 कम। सही है? या प्लस, एक्सपेंस कम होने से खुशी होती है, प्लस 5.2। बोले दोबारा एंट्री। वो खैर है, इधर आते आते। अच्छा अच्छा, चलें जी। अब मुझे अब ये बता दें, ROU कितना है? PPE जाके देखें बैलेंस शीट में, 1876। पेटेंट जो ट्रायल में आ रहा है, पहले देख लें। DT है, इन्वेंट्री जो ट्रायल में आ रही है, डेटर जो ट्रायल में आ रहे हैं, प्री पेमेंट जो ट्रायल में आ रही हैं, कैश जो ट्रायल में आ रहा है, शेयर कैपिटल जो ट्रायल में आ रहा है, RE जो ट्रायल में आ रही है 618। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में दो चीजें डलवा दें, 645 प्लस ठीक है 1040 तो है, लेकिन अब मैं सारे का टोटल भी नहीं करा। जाएं, अल्लाह हाफिज।